नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो एनसीईआरटी का समरी होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे विज्ञान की, जो कि क्लास 7 से संबंधित होगा और जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। यह सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन या फिर पीसीएस या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें केवल हम अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखने वाले हैं, जो कि संबंधित हो गया अध्याय 11 से। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पाने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो कैसा लग रहा है, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइएगा। आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 11वां चैप्टर, 10 चैप्टर तक का सीरीज कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पर सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप सीरियल वाइज वीडियोस देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है कि चैप्टर का नाम देखते हैं। सबसे पहले तो 11 चैप्टर है, उसका अध्याय है 11वां 7 क्लास का साइंस का। इसमें हम बात करेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन की। इससे संबंधित प्रमुख जो फैक्ट है, प्रमुख जो टर्म्स है, उसके बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत किन टर्म्स को हम समझने वाले हैं। धमनी के बारे में समझेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। धमनी क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इन सभी से संबंधित। रक्त के बारे में, रक्त वाहिनियां, कोशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस या फिर उसे अपोहन भी कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र, हेमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, ब्रेक या फिर गुर्दा या फिर किडनी जिसको बोलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं फ्लोएम, पोषवाह जिसे कहते हैं, प्लाज्मा, पट्टी देख सकते हैं पट्टिकानु। उसके बाद नाड़ी स्पंदन, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना स्वेद जिसको बोलते हैं, उत्तक, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, यूरेका अम्ल, मूत्राशय, सिरा, श्वेत रक्त कोशिका, जाइलम या फिर इसे दारू भी कहा जाता है। इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि इन टर्म्स में से कोई टर्म्स छूट गया तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उस शब्द को लिखेंगे, उस टर्म्स को लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस टर्म्स को लेकर के आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे फिगर दिख रहे होंगे, जिसमें कि धमनियों के बारे में, नसों के बारे में दिखाया गया है इस फिगर में। जिसे आप देख सकते हैं धमनी किसे कहते हैं, तो ये जो मोटा वाला सिरा होता है लाल वाला, उसे धमनी कहा जाता है। सिरा कहा जाता है आपको जो ब्लू वाला होता है, उसे सिरा कहा जाता है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसे। और हृदय इसको कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। ये परिसंचरण तंत्र को दिखाया गया है इस फिगर के अंतर्गत, जिसमें कि धमनियां लाल रंग से है तथा सिराएं नीले रंग से है। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। पहला फैक्ट के रूप में आपके स्क्रीन पे, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का काम करती है। यानी कि परिसंचरण तंत्र जो होता है, यानी कि खून का इधर से उधर करना, खून का जो है कि सर्कुलेशन करना, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कि हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है या फिर बनाती है। अगला पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के सभी कोशिकाओं तक ले जाता है। ध्यान रखेंगे, रक्त जो है तो इस प्रकार से होता है कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम, फेफड़ा से ऑक्सीजन तक कोशिका तक पहुंचाने का काम ऑक्सीजन का, वह रक्त के द्वारा ही किया जाता है। रक्त जो है कि शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करती है। ध्यान रखेंगे, रक्त जो है कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उसका परिवहन भी करती है। आगे पॉइंट है कि रक्त एक तरल से बना है
जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल पदार्थ से बना है जिसका नाम आप जानते हैं प्लाज्मा कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा या फिर रक्त किस तरल पदार्थ से बना हुआ है, तो यह प्लाज्मा से बना हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है या फिर घुलित होती है, घुली होती है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसे लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे तो आरबीसी के रूप में हम जानते हैं। रक्त एक में जो है कि एक प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं जिसे लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहा जाता है, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। अब आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका में हेमोग्लोबिन पाया जाता है जिसे लाल वर्णक के रूप में आप देखते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करती है। ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके हेमोग्लोबिन जो होता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं में परिवहन करती है, पहुंचाने का काम करती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। पूछा जा सकता है किसकी उपस्थिति के कारण हमारा खून लाल होता है, तो यह आप जान सकते हैं कि हेमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। रक्त में एक और अन्य प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WBC कहा जाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्बेट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है मानव में, उसको विकसित करने के लिए WBC अनिवार्य रूप से जो है कि अपनी भूमिका निभाता है। और यह जो है कि हमारे रोगाणु, हमारे शरीर में जो रोगाणु जो प्रवेश कर जाते हैं उन्हें नष्ट करने में WBC का योगदान होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो आप देख सकते हैं कि रक्त का थक्का बन जाना उसमें से एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन कोशिकाओं का नाम देख सकते हैं पट्टिकाणु कहते हैं या फिर प्लेटलेट्स कहते हैं। यानी रक्त का जो थक्का बनता है वह किस कोशिका के कारण बनता है, तो वह प्लेटलेट्स के कारण बनता है, जिसे कोशिका का नाम पट्टिकाणु कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि रक्त का जो थक्का बनता है वह किन कोशिका के कारण बनता है, तो वह पट्टिकाणु कोशिका होते हैं। उसी कोशिका के द्वारा यह बनता है जिसे प्लेटलेट्स के रूप में भी हम जानते हैं। आगे फैक्ट है, शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एक धमनी के रूप में जाना जाता है और दूसरा सिरा के रूप में जाना जाता है। धमनी किसे कहते हैं, तो धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने का काम करता है। यानी कि जो धमनी का कार्य होता है वह हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को, यानी कि ऑक्सीजन घुलित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने का काम धमनियां करता है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, अतः धमनियों की भित्ति या दीवार जिसको बोलते हैं वह मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है या फिर मतलब चौड़ी होती है। समझ सकते हैं इस बात को। जो धमनी होगी वह मोटा होगा, इसके अंतर्गत आपको मोटा दीवार होगा इसका, जिसके अंतर्गत तेजी से खून पंप होते रहता है, इधर से उधर परिवहन करते रहता है। अब देखेंगे स्पंदन दर। स्पंदन दर किसे कहते हैं, तो स्पंदन दर के बारे में हम जाने तो जो हमारा धड़कन है वह धड़कता है, किस स्पीड में धड़कता है तो उसको स्पंदन दर करते हैं। मतलब स्पंदन मतलब कि धड़कन, आप समझ लीजिए इस बात को। दर मतलब जो रेट होता है। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उसमें स्पंदन की दर जो होती है, धड़कन का जो रेट होता है वह क्या होता है, यानी हार्ट बीट क्या होता है, कितना होता है विश्राम की अवस्था में, तो 72 से 80 जो है कि बीट होता है, यानी कि स्पंदन प्रति मिनट की दर से होता है।
यहाँ पर आप अपना कलाई को देख सकते हैं, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कलाई में जो धड़क रहा होगा इसे नाड़ी स्पंदन के रूप में कहा जाता है। यानी कलाई में जो यहाँ पर धड़कते रहता है ना, उसे नाड़ी स्पंदन के रूप में आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखेंगे तो वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, वह शिराएं कहलाती है। यानी कि आप समझ लीजिए कि धमनियों द्वारा हार्ट से यानी हृदय से सभी अंगों में पहुंचती है और सभी अंगों से हार्ट में जो खून पहुंचाती है वह शिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। समझ गए होंगे आप। जो शिराओं में जो खून होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, उस खून में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। जो धमनी में जो खून होती है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है। दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर शिराओं की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, यानी कि जो धमनी के धमनी का जो भित्ति होता है उसके अपेक्षा शिराएं की जो धमनी होती है वह पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। यानी कि जो शिरा में इस प्रकार से वाल्व लगे होते हैं जो कि खून को जो है कि हृदय की तरफ जो है कि प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के अनुसार, और देख सकते हैं यह हृदय है और यह फेफड़ा है और यह फुफ्फुस धमनी ये है और ये फुफ्फुस शिरा है। तो ये फुफ्फुस धमनी इसको बोला जाता है, फुफ्फुस शिरा इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये शिरा कहा जाता है, जो कि कोशिकाओं से खून लेकर के हृदय में पंप करता है, और जो धमनी होता है जो हृदय से खून लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। यह एक परिसंचरण तंत्र की चित्र व्यवस्था है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ कि धमनियां जो होते हैं अन्य छोटी छोटी वाहिनियों से में विभाजित होती दिखाई देती है और उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है, उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। आप मतलब समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का बड़ा वाला धमनी है, उससे पार्ट आपको इतना मोटा दिखेगा, उससे पार्ट आपको उससे भी पतला दिखेगा, उसके बाद और पार्ट मतलब छोटे छोटे होते हुए यह कोशिका का रूप ले लेती है। जो धमनी होती है वह, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। कोशिकाएं जो होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये कोशिकाएं बन गए और इसी कोशिकाएं से बनकर के फिर शिरा बन जाता है और शिरा से हृदय की तरफ ले जाता है। अगला जो फैक्ट है वो हमने उठाया है यहाँ से, देख सकते हैं आप कि समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है और इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं फुफ्फुस जो धमनी होता है वह जो है कि क्या करता है, तो इससे जो है कि यहाँ से खून यहाँ पर पहुंचाता है और यहाँ से देख सकते हैं हृदय से जो खून होता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है कि फेफड़े में मतलब फेफड़े से जो है कि फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में आता है। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चले तो यहाँ पर कहा गया है कि हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय वह अंग है जो कि पंप के रूप में कार्य करता है खून के लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा एक जानकारी के रूप में जो कि आप पीडीएफ प्राप्त करने का जानकारी होगा। यह जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे अपना पेमेंट स्लिप इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके, और संबंधित क्लास का पीडीएफ आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं संबंधित प्राइस से। ध्यान रखेंगे इसको और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका क्यूआर कोड प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपको जो भेज सके। आपका जो है कि यह क्यूआर कोड मैं भेज दूंगा, उस पर पेमेंट आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सभी जानकारी के साथ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ।
इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि आपके हृदय का अमाप यानी कि साइज जिसको बोलते हैं, लगभग आपकी मुट्ठी भर की होती है। यानी कि आपका जो मुट्ठी होता है बस उतना ही बड़ा आपका जो है कि हृदय होता है। ध्यान रखेंगे इसको, ये जो साइज है हृदय का उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपका जितना बड़ा मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हृदय होगा, यानी हार्ट होगा। हार्ट का जो साइज होता है उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे तो हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहे जाते हैं। ऊपर का जो 2 कक्ष होता है उसे आलिंद कहते हैं और निचले 2 कक्ष को निलय कहते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त से के परस्पर मिलने नहीं देता है। जो इसका जो दीवार होता है यानी आलिंद और निलय का जो दीवार होता है वह जो है इस प्रकार से होता है कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त दोनों को अलग करके रखता है। आगे बढ़ेंगे, जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती है। हृदय के जो कक्ष की जो भित्ति होती है वह पेशियों से बनी होती है, मसल्स से बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती रहती है, यानी कि अप डाउन करते रहते हैं, पंप करते रहते हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हार्ट बीट के रूप में आप कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे, याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के लिए अनिवार्य होता है। यह आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिगर में महाशिरा के रूप में इसे बताया गया है और इसको छोटा जो पतला है उसे महाधमनी कहा जाता है। फुफ्फुस धमनी ये आप देख सकते हैं। फुफ्फुस शिरा के रूप में इसे कहा जाता है। बायां आलिंद ये है और बायां निलय ये है, देख सकते हैं। उसके बाद इधर है दायां निलय और इधर है दायां आलिंद। तो ये इस प्रकार से 4 भाग होते हैं, 1 2 3 और 4 भाग होते हैं आपके हृदय के। कक्षों के बीच विभाजन का दीवार जो है कि इस प्रकार से होता है। ये जो दीवार है इस प्रकार से होता है, ध्यान रखेंगे इसको। कि मानव हृदय का जो है कि फिगर आपको दिखाया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जानकारी के रूप में या फैक्ट के रूप में कि चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करती है, जिसको आप आला बोलते हैं। यहाँ आप स्टेथोस्कोप का फिगर देख सकते हैं। यह एक ट्यूब होता है, टेस्ट पर यह चिपकाया जाता है, हटाया जाता है और यह जो कान में सुनने वाला जो होता है इसको श्रोतिका कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया 1578 ईस्वी से 1657 ईस्वी के बीच में। इनका जो नाम था, यह एक प्रकार का चिकित्सक थे और जो अंग्रेज थे, यानी कि जो अंग्रेज से मतलब ब्रिटिश से आते थे, उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। यानी कि जो रक्त होता है, खून होता है, जो शरीर के वाहिनियों यानी कि नसों में दोलन करता है, हिलता है। इन मतों के लिए हार्वे का उपहास किया गया, यानी कि उपहास किया गया मतलब आलोचना किया गया उन्हें, और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उन्हें जो है कि परिसंचारी सर्कुलेटर यानी कि परिसंचारी के रूप में उसे नामकरण कर दिया गया। किनको? विलियम हार्वे को, जिसे सर्कुलेटर भी आप कह सकते हैं। उनके अधिकांश रोगियों ने उसने जो है कि यह बात के रूप में इन्हीं को जो है कि बताया, कहा। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आप देख सकते हैं कि स्पंजों में हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। आप परिसंचरण तंत्र नहीं होने वाले जीव के बारे में जाने तो स्पंजों और हाइड्रा 2 ऐसी जंतु है जिसमें कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए तो अगला पॉइंट के रूप में कि सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जब बाहर निकालने की जो प्रक्रम होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आपके पास जानकारी यहां से निकल के आएगा जो कहता है कि जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचती है या फिर पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में
घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए और या हटा दिए जाते हैं। यानी कि जो ब्रिक का काम होता है मूत्र यानी कि खून को प्यूरिफाइड करना, शुद्ध करना, जिसमें से आपका जो मूत्र होता है उसको हटा दिया जाता है, खून से अलग कर दिया जाता है, जो एक अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। ब्रिकों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो है कि मूत्राशय में आ जाता है और मूत्राशय वाहिनियों की नली के आकार का होता है, जिसमें कि मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। और उसके बाद जो है कि मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, ब्रिक के बारे में और जानकारी दिया गया है कि ब्रिक मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जक तंत्र के रूप में बनाते हैं। यानी कि ब्रिक, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये जो है कि सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में कि कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। यानी कि यह एक फैक्ट हो गया कि कोई भी सामान्य मनुष्य होते हैं, जो सामान्य वयस्क मनुष्य होते हैं, वह 1 घंटे में यानी 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करते हैं, यानी कि मूत्र उत्सर्जित करते हैं। मूत्र में 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है। या क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मूत्र में 95% जल के अलावा 2.5% यूरिया होता है। उसके बाद यह जो आप देख रहे हैं यह आपका ब्रिक है, यानी किडनी है। किडनी मनुष्य में एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी 2 पाए जाते हैं। यह मूत्र वाहिनियां है, मूत्राशय का थैली है, यह मूत्र मार्ग है, इसके द्वारा उत्सर्जित हो जाता है मूत्र। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि मिट्टी से बने घरों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इन घरों में छिद्रों से रिसकर पानी बाहर की सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है कि पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। जो हमारा त्वचा होता है उस त्वचा में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसके थ्रू पसीना बाहर आता है, जो कि एक प्रकार से प्राकृतिक तंत्र बनाया गया इस प्रकार से कि गर्मी के मौसम में उससे पसीना बाहर आएगा और वो पसीना जो है कि वाष्पीकृत होकर के हमारे शरीर को ठंडा रखने में काम करता है, ठंडा रखने का काम करता है। तो यह बात आपको जानने की जरूरत होगी। सेम टू सेम आप जिस प्रकार से घड़ा में पानी रखते हैं गर्मी में ठंडा रखने के लिए, तो उसी प्रकार से आपका जो शरीर है उसी प्रकार से संरचना शरीर का भी बनाया गया है, जो कि शरीर को ठंडा रखने में कारगर करता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ जानकारी आपके सामने होगा। इसमें कहा गया है कि तथापि यदि कृत्रिम ब्रिक द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से जो कि अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उनके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार के जो रक्त छानन की विधि है उसे अपोहन या फिर डायलिसिस कहा जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का जो है कि किडनी खराब हो जाता है तो उनको जो है कि डायलिसिस किया जाता है। तो वह कृत्रिम जो ब्रिक होते हैं, कृत्रिम जो किडनी होते हैं, उसके द्वारा जो है कि उसके शरीर में जितने भी खून होते हैं उसको छान करके पुनः उसके शरीर में प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस या फिर अपोहन कहा जाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वह कहता है कि मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है। यानी कि जो मछली होते हैं या फिर जलीय जंतु होते हैं वह जो है कि कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों के रूप में जो है कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो सीधे सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन पदार्थ के रूप में करते हैं, यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। यानी कि जो मतलब सेमी सॉलिड इस प्रकार से होता है कि मतलब एक प्रकार से मतलब समझ लीजिए कि ना गीला ना ठोस, इस प्रकार से वह लोग एक उत्सर्जित करता है। जो मुख्यतः श्वेत यानी कि सफेद रंग का यौगिक होता है जिसे यूरिक अम्ल कहते हैं। यानी कि जिसे सफेद रंग का होता है जिसे यूरिक अम्ल कहा जाता है।
मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया जो है कि प्रमुख होता है, यानी कि मानव जो द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसमें प्रमुख जो है कि क्या होता है, तो यूरिया होता है। आगे बढ़ेंगे तो पादप मूलों यानी कि पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं, यानी कि मूल रोम के द्वारा जो है कि पादप, जिसे मूल कहते हैं उसे जड़ कहते हैं, जड़ों को मूल कहा जाता है, उसमें जो है कि मूल रोम होते हैं, मतलब मूल में छिद्र होते हैं इस प्रकार से, तो उसके द्वारा जो है कि खनिज और जल को अवशोषित करते हैं, जल के द्वारा, जड़ मतलब जड़ों के द्वारा, ध्यान रखेंगे। यहां से देखें तो और जानकारी आपके सामने निकल के आता है कि पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष रूप से कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन उत्तक बनाती है, यानी कि संवहन उत्तक किसे कहते हैं, तो वैसी पाइप, वैसी उत्तक, वैसी नली, वैसी वाहिकाएं जो कि एक प्रकार से जो है कि पाइप के द्वारा होती है, जिसके थ्रू मृदा से, मिट्टी से पोषक तत्व और जलों का परिवहन होता है, तो वह एक प्रकार का संवहन उत्तक के रूप में जाना जाता है। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है, यानी कि जो किसी भी उत्तक को आप जाने तो बहुत सारे कोशिकाओं का एक प्रकार से समूह होता है, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के उत्तक बनता है और बहुत सारे उत्तकों से मिलकर के किसी एक अंग का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, जल और पोषक तत्वों का परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होते हैं उसे जाइलम कहा जाता है, यानी कि जल और पोषक तत्वों का जो परिवहन होता है पादपों में, पेड़ पौधों में, तो उसे संवहन उत्तक होता है, जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम या फिर दारू के रूप में हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जाइलम चैनलों, देख सकते हैं जाइलम चैनलों या फिर नलियों कहते हैं, चैनलों मतलब बहुत सारे पार्ट नलियों के का सतत जाल बनाता है जो कि मूलों और तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, पत्तियों को जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। यानी कि जाइलम एक प्रकार से ऐसा तंत्र होता है, नली होता है, जिसके थ्रू जो है कि पादप अपने जड़ से लेकर के पत्तियों तक जो है कि अपने जो है कि उसका पोषक तत्व या फिर जल होता है उसको पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है कि आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक प्रकार का संवहन उत्तक के रूप में किया जाता है, जिसे फ्लोएम या फिर पोषवाह कहते हैं। यानी कि आप समझ लें कि पादप जो है कि खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और उस खाने को हरेक टहनियों, हरेक अंगों के तक पहुंचाने का काम फ्लोएम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट समझेंगे यहाँ से, जो इस चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यह चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं जाइलम को दिखाया गया है, मूल रोम इस प्रकार से होता है और इसी के थ्रू यहाँ पर तक आपका जो है कि संचरित होता है उसके खनिज और जल। पादप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट के रूप में, पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं और अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रम द्वारा जल जो है कि वाष्पित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जितने भी जल होते हैं पादपों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं वो सारे के सारे जल वह उपयोग नहीं कर पाते हैं, और कुछ जो जल होते हैं वह पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, पत्तियों में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो आपको आंख से नहीं दिखाई देंगे, तो उस रंध्र के द्वारा जो है कि वाष्पोत्सर्जन हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया कि वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने की में भी सहायक करता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप को ठंडा रखने का भी काम करता है वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पौधे का फिगर दिया गया है जिसमें कि इस रंध्र को दिखाया गया है, छोटे छोटे रंध्र को, और यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि सारांश के रूप में कि आपने इस चैप्टर के माध्यम से क्या क्या सीखा। तो जानते हैं यहाँ से सबसे पहला कि अधिकांश जंतु में शरीर में प्रवाहित होने वाला लाल रक्त की विभिन्न कोशिकाएं जो भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है, यह शरीर के विभिन्न भागों से
उत्सर्जित के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त धमनियां और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। अगला फैक्ट है कि रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु होते हैं। लाल रक्त रंग जो है कि लाल रक्त रंग लाल वर्णक युक्त हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन की दर कहते हैं। नेक्स्ट है कि धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। शिराएं जो होती है शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में पहुंचाती है। नेक्स्ट है कि शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क यानी कि गुर्दे होते हैं, एक जोड़ी गुर्दे होते हैं, किडनी होते हैं, 2 मूत्र वाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होते हैं। यह सभी उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ेंगे। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जन करती है जो सीधे सीधे जल में घुल जाती है। यानी कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मछलियों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को कौन से अपशिष्ट पदार्थ जो है कि उत्पादित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, तो वह अमोनिया जो होता है कि उत्सर्जित किया जाता है जलीय जीवों के द्वारा, मछली के द्वारा। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड रूप से यूरिक अम्ल का निष्कासित करती है, उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट है कि पादप मूलों द्वारा जल और पोषण तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट है कि पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा जो है कि संचारित होते हैं, पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक से किया जाता है। फ्लोएम नामक संवहन ऊतक से पादपों के विभिन्न भागों में भोजन का संचरण या फिर परिवहन किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, यानी कि कमी होता है। नेक्स्ट है लास्ट में देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित या फिर खींचकर होकर यह कि तने से पत्तियों तक पहुंचाता है। इसे वाष्पोत्सर्जन के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट के रूप में जानेंगे तो नेक्स्ट के रूप में आपको क्वेश्चन दिखेगा। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। इस फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। पहला है आपके स्क्रीन पे कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह धमनियों के द्वारा किया जाता है। हेमोग्लोबिन देख सकते हैं, हेमोग्लोबिन में लाल रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, और जो है कि WBC व्हाइट ब्लड कार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि धमनियां खून में WBC यानी कि खून में यहाँ पर देख सकते हैं WBC पाए जाते हैं खून में, लाल रक्त कोशिकाएं सिर्फ हेमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। धमनियां और शिराएं कोशिकाओं की जाल द्वारा जुड़ी होती है, यानी कि जो कोशिकाएं के जाल जो होती है इस प्रकार से, तो इसके द्वारा जो है कि धमनियां और शिराएं एक प्रकार से जुड़ी होती है। यहाँ से देखेंगे कि हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन जो होता है हृदय स्पंदन के रूप में, हार्ट बीट के रूप में, हार्ट का जो धड़कन जो होता है इसके रूप में जाना जाता है। चौथा जो 4 नंबर में है देख सकते हैं कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद के रूप में मूत्र या फिर यूरिया भी कह सकते हैं, आप। उसके बाद देख सकते हैं पसीने में जल अथवा जल के अलावा कौन सा लवण नहीं होता है, यूरिया होता है। कौन सा होता है, यूरिया होता है। पसीने में जो है कि जल के अलावा कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। उसके बाद देखें तो वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम
मूत्र के रूप में जानते हैं। आगे है कि वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने का कार्य वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। वाष्पोत्सर्जन पहुंचाने का कार्य में किसके द्वारा है कि चूषण, किसके द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल की सहायता करता है, तो यह वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर होगा। उसके बाद देख सकते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पादपों में जल का परिवहन होता है, तो जल का परिवहन पादप में जाइलम के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है, रंध्रों के द्वारा प्रकाश का जल का है जो है कि वाष्पोत्सर्जन होता है, मूलों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलों द्वारा जल का अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा जो है, मूलों के द्वारा जो जल का अवशोषण हो रहा है उसको जो है कि उसकी जो दर है, रेट है, उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, तो पंखे के नीचे रख करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे तो यह कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान के रूप में है यहाँ पे। तो रंध्र को देखें तो रंध्र आपको दिखेगा कि वाष्पोत्सर्जन से संबंधित होगा। जाइलम के रूप में देखें तो जाइलम जल का परिवहन के रूप में आप जानते हैं इसे। मूल रोम आपका जल का अवशोषण के रूप में इसे आप जानते हैं। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण के रूप में आप जाने तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण आप समझे तो वसा के द्वारा मानव के शरीर में किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में आप सभी के लिए बेहद ही अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा चैप्टर 12 से संबंधित होगा, जल्द मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को इसी प्रकार के सीरीज देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अरे साला